हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव के बारे में, जो कि कक्षा 8 का पाठ 2 है। बच्चों, पाठ 2 का यह भाग 2 है। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं उनमें हमने अब तक क्या सीखा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण क्या है और सूक्ष्म जीवों का मानव जीवन में क्या योगदान है। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों के प्रति हमें जागरूकता और खाद्य विषाक्तन या खाद्य परिरक्षण से संबंधित जानकारी हम इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपना ये पाठ और सबसे पहले जानते हैं कि रोगाणु क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं और रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले कि इनके संचरण का तरीका क्या है। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें हम संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार के लक्षण हमें संचरणीय रोगों से होते हैं। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों हारी रोगकारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो अब आपको हमें यह जानना है कि यह संचरणीय रोग का फैलने से हम किस प्रकार रोक सकते हैं। बच्चों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम छींकते हैं तो अपने मुंह पर और नाक पर एक रुमाल रखें। साथ ही अच्छा तो यह है कि संक्रमित व्यक्ति से हम पर्याप्त दूरी भी बनाकर रखें। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं और जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसे संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। अतः यह सलाह दी जाती है बच्चों कि भोजन को सदा ही ढक कर रखें और बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि कौन कौन रोगवाहक है। जैसे घरेलू मक्खी का अभी हमने उदाहरण, मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? इसके लिए हमें अत्यंत सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन बच्चों, आजकल हम एक और वायरस के बारे में सुन रहे हैं और जिसका वाहक कौन है? मनुष्य। यानी आजकल मनुष्य भी जो है वो कोरोना वायरस का वाहक है। यहाँ भी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे 2 मिनट तक अपने हाथ धोना साबुन के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। तो बच्चों, सभी जो मच्छर हैं, जैसे मलेरिया और डेंगू का नियंत्रण करने की हम बात कर रहे थे, तो सभी मच्छर पानी में उत्पन्न होते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें पानी को कहीं भी रुकने नहीं देना चाहिए। जैसे कूलर में, टायरों या फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित ना होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क यानी सूखे रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की हम सूची बनाएंगे तो आसानी से हम मच्छर जो मलेरिया या डेंगू फैलाते हैं उनको हम काबू कर सकते हैं। यहाँ आप एक सारणी देख सकते हैं बच्चों, जिसमें हमें बताया गया है कि कौन से रोग हैं जो मानव को होते हैं, फिर उनके रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन से हैं, किस प्रकार उनका संचरण का तरीका है और हम कौन से तरीके अपना करके उन रोगों से बच सकते हैं। तो हम इस सारणी को एक बार अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि हम किस रोग को कैसे अपने से दूर रख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, क्षय रोग। यह फैलता है जीवाणु से। जो संचरण का तरीका क्या है इसका? वायु। फिर है खसरा जो वायरस से फैलता है और इसके संचरण का तरीका भी वायु है।
तीसरा जो रोग मानव को होता है वह है चिकन पॉक्स और इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है वायरस और इसके संचरण का तरीका या तो वायरस वायु है या हम वायरस के सीधे संपर्क में आ जाएं तो यह फैल जाता है। फिर है पोलियो। यह जो रोग कारक सूक्ष्म जीव जिससे यह रोग होता है वह है वायरस और इसके संचरण का तरीका है वायु या जल। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार इसके बचाव के हम उपाय अपनाकर इस रोग से बच सकते हैं। यानी रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखकर और रोगी कोई व्यक्तिगत वस्तुओं को उन बाकी सब सामान से अलग रखकर साथ ही उचित समय पर टीकाकरण अपनाकर भी हम इन रोगों से बच सकते हैं। फिर आता है हैजा, जिसका रोग कारक सूक्ष्म जीव जीवाणु और इसके संचरण का तरीका है या तो वह संदूषित जल है या भोजन। और फिर जो मानव रोग होता है वह है टाइफाइड और इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है जीवाणु और इसके संचरण का तरीका है जल। और इन दोनों ही रोगों से हम कैसे बच सकते हैं बच्चों? यानी व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाकर हम इन रोगों को अपने से दूर रख सकते हैं। साथ ही भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल और टीकाकरण अपना करके हम इन दोनों रोगों को अपने से दूर रख सकते हैं। जो अगला रोग है जो मानव रोग होता है वह है हेपेटाइटिस ए और इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है वायरस और संचरण का तरीका है जल। और इससे हम कैसे बच सकते हैं? उबले हुए पेयजल का प्रयोग करके, यानी जो पानी हम पीते हैं उसको हम अच्छे से उबालें और फिर उसका इस्तेमाल पीने के लिए करें। साथ ही बच्चों टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमें उचित समय पर टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। फिर जो अंतिम जो रोग है वह है मलेरिया और यह इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है प्रोटोजोआ और इसके संचरण का तरीका है मच्छर, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। और कैसे हम बच सकते हैं? यानी मच्छरों को अगर हम पनपने से रोक दें, जैसे मच्छरदानियों का उपयोग करके या मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करके या कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए हम जल को किसी भी स्थान पर यदि एकत्रित न होने दें तो हम इन रोगों को आसानी से फैलने से रोक सकते हैं। तो बच्चों, ऐसा ही नहीं कि ये सूक्ष्म जीव केवल मनुष्यों में रोग करते हैं, जंतुओं में भी ऐसे बहुत से रोग हैं जो इन जीवाणुओं के कारण होते हैं। तो इनके विषय में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं हैं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण कैसे हैं? जैसे एंथ्रेक्स मनुष्य और मवेशियों में होने वाला एक अत्यंत भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। वहीं गाय में या भैंस में खुर एवं मुंह का रोग भी वायरस द्वारा होता है। बच्चों, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं? जैसे अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। बच्चों, यह बहुत बड़ा नुकसान है। कुछ रसायनों का प्रयोग करके हम इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पा सकते हैं। देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले सामान्य रोग कौन से हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको यहाँ एक सारणी है। इस सारणी में आपको सबसे पहले जो नजर आ रहा है वह है नींबू कैंकर और इसका सूक्ष्म जीव क्या है बच्चों? जीवाणु और इसके संचरण का तरीका है वायु। आपको चित्र में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार एक नींबू के ऊपर इस रोग का असर नजर आता है। दूसरा जो रोग है जो पादप में होता है वह गेहूं पादप में, और गेहूं पादप का जो रोग है उसको हम बोलते हैं गेहूं की रस्ट और इसका सूक्ष्म जीव है कवक। और ये फैलता कैसे है बच्चों? माध्यम क्या है इसका? वायु और बीज। फिर है भिंडी की पीत और इसका सूक्ष्म जीव जो करता है यह रोग वह है वायरस और इसके संचरण का तरीका है कीट। बच्चों, हम रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पा सकते हैं। साथ ही आप यह देख सकते हैं कि किस प्रकार जो सूक्ष्म जीव हैं वह कितने हानिकारक हो सकते हैं, जो मनुष्य के साथ साथ जंतु और पौधों पर भी अपना असर दिखाते हैं। इससे क्या होता है, जो जंतु उत्पाद हैं या पौधे उत्पाद हैं वह मात्रा में कम हो जाते हैं और साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब आगे चलते हैं बच्चों और सीखते हैं कि खाद्य विषाक्तन क्या होता है। बच्चों, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह न केवल मनुष्य, जीव, जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं बल्कि हमारे भोजन पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाएं और वहां आपने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए और घर आने पर आपको यदि उल्टी हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर आपको ये कह देता है कि आपको फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य विषाक्तन हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? किस प्रकार से भोजन विष बन सकता है?
तो बच्चों, इसके लिए भी जो जिम्मेदार है वह कौन है? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन पे उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, यानी जहरीला बना देते हैं, और जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम अपने भोजन को संदूषित होने से बचाएं। अब प्रश्न ये आता है कि हम किस प्रकार अपने भोजन को संदूषित होने से बचा सकते हैं। तो इसका उपाय आपको सामने नजर आ रहा है बच्चों। हम कहते हैं खाद्य परिरक्षण, यानी खाद्य सामग्री को सूक्ष्म जीवों के द्वारा संदूषित होने से बचाने के लिए जो भी हम उपाय करते हैं उनको हम कहते हैं खाद्य परिरक्षण। और यह अत्यंत आवश्यक है ताकि जो हमारा भोजन है वह इन सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित ना हो और उनके हानिकारक प्रभाव हमारी सेहत पर या हमारे जंतुओं पर या हमारे पौधों पर ना हो। तो बच्चों, हम इनके बारे में एक एक करके सीखते हैं कि किस प्रकार के ये उपाय हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं वह है रासायनिक उपाय। बच्चों, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि परिरक्षक क्या होते हैं। यह प्रश्न हमें अवश्य आना चाहिए क्योंकि परीक्षा में हमें इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। साथ ही यदि आपको परिभाषा अच्छे से पता हो और वह क्या जो उसका कॉन्सेप्ट है वह आपको अगर अच्छे से पता हो तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों का उत्तर अपनी परीक्षा में भी दे सकते हैं और दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को भी आप निपटा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि परिरक्षक क्या होते हैं। नमक या खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है और हम इन्हें क्या कहते हैं? परिरक्षक। ये आप अपने घरों में भी देखते हैं बच्चों कि किस प्रकार हमारी माताएं या दादी जो है वो भोजन को बचाने के लिए नमक या तेल का इस्तेमाल करती हैं। तो नमक और तेल क्या हुए? हमारे परिरक्षक। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। अब देखते हैं और कौन कौन से ऐसे हमारे उपाय हैं जिनसे हम अपने भोजन को संदूषित होने से बचा सकते हैं। और अगला उपाय क्या है? नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। फिर आता है हमारा चीनी। जैसे नमक से हमने परिरक्षण किया ऐसे ही हम चीनी के द्वारा भी अपने भोजन का परिरक्षण कर सकते हैं। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो चीनी भी हमारा एक उपयोगी परिरक्षित है। तत्पश्चात हम बात करते हैं तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण करने की कि किस प्रकार हम तेल या सिरके का उपयोग करके अपने अचार को संदूषण होने से बचा सकते हैं। क्योंकि ऐसा क्या होता है जिससे तेल या सिरके हमारे अचार को बचा लेते हैं? तो बच्चों, अचार या जो तेल या सिरके होते हैं वो अचार को अंदर जीवाणुओं को जीवित नहीं रहने देते और सब्जियां या फल, मछली या मांस का परिरक्षण भी हम इस विधि से कर सकते हैं। फिर एक जो अलग नया जो परिरक्षण का तरीका वह क्या है? गर्म या ठंडा, यानी तापमान में अंतर करके हम अपने भोजन को सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव से बचा सकते हैं। आपने अपनी माँ को दूध उबालते हुए अवश्य ही देखा होगा। दूध उबालने से बच्चों अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, जैसे अब गर्मियों का मौसम है तो हम अपने भोजन को फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। इसी प्रकार बच्चों, अब आपके सामने आपने दूध की थैलियाँ देखी हैं। क्या आप दूध की थैलियों को सीधा ही पी सकते हैं? नहीं, मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पौष्टिकीकृत है। पौष्टिकीकृत क्या है? बच्चों, पौष्टिकीकृत दूध को बिना उबाले हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण करते हैं और ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इसलिए हम इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं।
तो ये प्रक्रिया हमने जानी किस चीज़ की थी, पाश्चुरीकरण की। हमारे सामने प्रश्न ये आता है बच्चों कि ये इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया, इसकी खोज किसने की, और इसकी खोज बच्चों की लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने, जिसका चित्र आप यहाँ देख सकते हैं, और इन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया का नाम भी रखा गया है, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, अपने भोजन को संदूषित होने से बचाने के लिए भंडारण और पैकिंग का विशेष योगदान होता है। हम ऐसी भोजन को ऐसी जगह पे हम भंडारित कर सकते हैं जो वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में रखे होते हैं। जैसे बच्चों आप चिप्स खरीद करके लाते हैं, वो क्या होता है, उसमें एक ऐसा पैकेट होता है जो वायु उसके अंदर नहीं जा सकती, जो वायुरोधी सील होता है। तो इससे हम क्या करते हैं, हवा उसके अंदर नहीं जाएगी तो सूक्ष्म जीव उसके अंदर वृद्धि नहीं कर सकते। तो इससे हम अपने भोजन को संदूषित होने से बचा सकते हैं। बच्चों यह सब हमने पढ़े हमारे सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। अब हम डालते हैं एक नज़र अपने इस पूरे पाठ पर कि हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले जो हमने सीखा था बच्चों, वह क्या था कि सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं और हम बिना यंत्र की सहायता से सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते। फिर हमने यह देखा कि यह रहते कहाँ हैं। तो बच्चों यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। फिर यह भी था कि बच्चों सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जा सकते हैं। बच्चों सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जा सकते हैं। यह होते किस प्रकार के हैं, इसके बारे में हमने क्या सीखा था कि यह एक कोशिक भी हो सकते हैं और बहुकोशिक भी हो सकते हैं। और इनके वर्ग क्या क्या थे, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। एक नज़र डालते हैं इनके वर्ग क्या हैं। तो बच्चों जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। यह किस प्रकार अलग हैं बच्चों, यह भी हमने चर्चा की थी। तो विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं, इसीलिए ये बाकियों से अलग हैं। साथ ही हमने इनके उपयोग देखे थे। तो कुछ सूक्ष्म जीव कहाँ उपयोगी है हमारे लिए, औषधि बनाने में एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पाद में हमारे लिए उपयोगी हैं। साथ ही बच्चों सूक्ष्म जीवों को हमने सफाई कर्मी यानी प्राकृतिक सफाई कर्मी के नाम से भी जाना था कि कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। साथ ही बच्चों अभी जो हमने सीखा वह था कि कौन कौन से रोग हमें इनके द्वारा हो जाते हैं, यानी हानिकारक प्रभाव। तो सूक्ष्म जीवों जैसे कि प्रोटोजोआ वह अतिसार या मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। और साथ ही बच्चों हमने क्या सीखा कि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त यानी जहरीला बना देते हैं। लेकिन सूक्ष्म जीवों के जो अच्छे प्रभाव थे उसमें एक प्रभाव क्या था कि कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं जिससे कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। और बच्चों यह किसान के लिए अत्यंत फायदेमंद प्रक्रिया है क्योंकि इससे वो अपनी अच्छी फसल की उत्पाद प्राप्त कर सकता है और साथ ही जो मिट्टी होगी उसकी उर्वरता और गुणवत्ता दोनों ही बरकरार रहती हैं। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। और साथ ही कुछ ऐसे विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। और हमने सीखा था कि इस सारी प्रक्रिया से वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा भी स्थिर रहती है, साथ ही हमारे जो पौधे हैं उनको भी प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है, हमारी मिट्टी की उर्वरता भी बरकरार रहती है। तो आपने बच्चों इस पूरी यात्रा में यानी इस पूरे पाठ को पढ़ते दौरान यह सीखा कि किस प्रकार ऐसे जीव जो हमें नज़र नहीं आते बिना किसी यंत्र की सहायता से हमारे लिए कितने सहायक हैं, किस प्रकार वो हमारी मदद करते हैं। और साथ ही उनका दूसरा रूप यानी शत्रु रूप भी हमने देखा कि कैसे वो हमारे लिए हानि पैदा कर देते हैं। आजकल हम इसका ऐसा ही रूप नज़र आ रहा है हमारे आसपास भी। लेकिन बच्चों आप अपने आप को सुरक्षित रखें, बचाएं, उन नियमों का पालन करें जिससे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार जारी रखें। धन्यवाद। बच्चों
क्या आपने मित्र सूक्ष्मजीवों की जो कविता कल मैंने आपको सिखाई थी वह याद कर ली है? यस मैम। शाबाश बच्चों। मैम क्या आपने हानिकारक सूक्ष्म जीवों के लिए भी कविता बनाई है? हाँ अवश्य बच्चों, मुझे पता है आपकी कक्षा को कविताएं बहुत पसंद हैं, इसीलिए मैंने हानिकारक सूक्ष्मजीवों पर भी कविता बनाई है। चलो आपको सुनाती हूँ। सूक्ष्मजीव के गुण दो होते, कुछ दुश्मन तो कुछ दोस्त होते हैं। दोस्ती इनकी देखी हमने, बात करें अब शत्रुता की। संक्रमित व्यक्ति से यदि वायु जल भोजन या कायिक संपर्क करें, स्वस्थ व्यक्ति भी फिर तुरंत ही बीमार पड़े। एक जगह से दूसरी पर कुछ जीव इन्हें ले जाते हैं। मक्खी मच्छर या फिर चाहे हम मनुष्य, इन रोग कारक के वाहन बनते। सब तरफ तांडव इनका, कोई इनसे बच ना पाए। क्या मानव क्या जंतु और क्या ही पेड़ पौधे, भोजन को भी ये विषाक्त कर देते। यह समस्या बड़ी विकराल, क्या इसका कोई नहीं समाधान? यदि बचना है हानिकारक सूक्ष्म जीवों से, सुनते हो ना बच्चों ध्यान से, यदि बचना है हानिकारक सूक्ष्म जीवों से, सावधान तुम हो जाओ। भोजन को तुम ढक कर रखो, पानी पियो उबाल कर। सही समय पर टीके लगवाओ, सामान रखो संभाल कर। कूलर गमले और टायरों में पानी को न सड़ने दो। भोजन बचे इसके लिए भोजन परिरक्षण विधि अपनाओ। बचना है जो भोजन को संदूषण से बचाओ और साथ ही इन सूक्ष्म जीवों से। तो ध्यान रखो इन सब बातों का, सब तुम मिलकर फिर से गाओ। सूक्ष्म जीव के गुण दो होते, कुछ दुश्मन तो कुछ दोस्त होते हैं। समझ गए ना बच्चों? ये हमारी कविता थी जो बताती है कि किस प्रकार हानिकारक सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानियाँ पैदा करते हैं और कैसे हम उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो यह पूरी जो पाठ था हमारा, जिसमें हमने हानिकारक और सूक्ष्म जीव जिनके अच्छे योगदान हैं उन दोनों ही के बारे में हमने पढ़ा। अब एक बार इस पाठ को दोहराने के लिए आवश्य है हमारे लिए कि हम प्रश्नों का अभ्यास करें। तो चलो कुछ प्रश्न हैं जिनके अभ्यास से हम अपने पाठ को दोहराते हैं। आप कॉपी में इन प्रश्नों को नोट करें और अपने पाठ के आधार पर इनके उत्तर दें। जैसे पहला प्रश्न क्या है कि रोगाणु क्या होते हैं, और दूसरा प्रश्न लिखिए संचरणीय रोग की क्या परिभाषा है। फिर तीसरा प्रश्न, संचरणीय रोगों को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। और चौथा प्रश्न है कि जो रोग कारक जीव होते हैं उनके 3 उदाहरण लिखिए, यानी आपको उनके 3 नाम लिखने हैं जो रोग वाहक होते हैं। पांचवा प्रश्न है मुंह खुर का रोग किस जीव को होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न है भिंडी की पीत नामक रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। यहाँ पर आपको उस सूक्ष्म जीव का नाम बताना है। और 7वां प्रश्न है बच्चों, खाद्य परिरक्षण की क्या परिभाषा